प्यारे भैया बहनों, पिछली वीडियो में हमने भूगोल में पाठ एक संसाधन में संसाधन के प्रकार पढ़े, समझे। ठीक है, दो प्रकार के संसाधन मुख्य रूप से होते हैं। पहले प्राकृतिक संसाधन, दूसरे मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, उसके अतिरिक्त हमने मानव संसाधन के विषय में भी बात की थी। ठीक है, और आपको जानकारी प्राप्त हुई। एक बार पुनः अब हम आगे बढ़ते हैं और मानव संसाधन समझेंगे। देखिए, मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। ठीक है, जो मनुष्य है वह भी एक प्रकार से क्या है, संसाधन का ही कार्य करता है ना। वो भी क्या है, मनुष्य भी जो है उपयोगी है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है, तो उन संसाधनों का प्रयोग अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से मनुष्य ही करता है। ठीक है, तो लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध होगी। ठीक है, यानी उसके पास ज्ञान होगा, कौशल, कौशल मतलब वह ट्रेंड होगा, है ना, टेक्नोलॉजी होगी उसके पास, तो वह अच्छे से तरीके से क्या करेगा, उन वस्तुओं का प्रयोग कर पाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो अधिक कार्य करेगा, है ना। और दूसरा, शिक्षित होगा तो क्या होगा, नई नई अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा और शिक्षा के आधार पर वह क्या करेगा, किसी भी वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में कर सकेगा। ठीक है, तो यह बहुत ही आवश्यक है मानव संसाधन के लिए, या ज्ञान और कौशल होना। ठीक, जब भी वह जो है सही प्रयोग उसका कर पाएगा। आगे देखेंगे। अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण की। संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। ठीक है, संरक्षण का अर्थ क्या होता है, बचाना। ठीक, तो देखिए, कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए और सारे वृक्ष कट जाएं तो क्या क्या होगा, है ना। आप विचार कीजिए, अगर पृथ्वी का सारा जल सूख जाए तो क्या हो सकता है, वृक्ष काट दिए जाएं तो क्या होगा, है ना। क्या होगा उस समय, अगर जल सूख जाए तो सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी बिना पानी के क्या है, सब परेशान हो जाएंगे और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। और सृष्टि नष्ट नष्ट हो जाएगी। ठीक, और वृक्ष काट दिया तो क्या होगा, वृक्ष काटने से पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, जो हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन हमको वृक्षों से मिलती है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी हानियाँ हमको उठानी पड़ेंगी। चलिए अब आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे। क्या आप जानते हैं, देखिए, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। ठीक है, तो 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई थी। ठीक है, यानी लोगों को ट्रेंड करने के लिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ठीक है, आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। ठीक है, हम लोग भी क्या है, अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। लेकिन बहुमूल्य संसाधन कब होंगे, जब हम शिक्षित होंगे। ठीक है, हमारे अंदर ज्ञान होगा, कौशल होगा, जब भी हम बहुमूल्य संसाधन कहलाएंगे। ठीक, मान लीजिए एक किसान बिना टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए हुए खेती करता है तो उसकी उपज उसके खेत में कम होती है। और दूसरा किसान, मान लीजिए, जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं, नई नई जो कहें तो उपयोगी यंत्र हैं उनका प्रयोग करता है ना, नई नई खादों का प्रयोग करता है, नई नई बीजों का प्रयोग करता है अपने ज्ञान कौशल के आधार पर, तो क्या करता है, वह कृषि में अधिक से अधिक अनाज उगा पाता है, अधिक से अधिक उत्पादन कर पाता है। ऐसा किसी भी उद्योग में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मानव संसाधन के लिए क्या होना चाहिए, कौशल बहुत आवश्यक है। अन्यथा व्यर्थ की जनसंख्या क्या होती है, किसी देश के लिए हानिकारक होती है। चलिए अब समझेंगे। जल के बिना जीवन संभव नहीं है ना, यानी संरक्षण की बात कर रहे हैं हम, संसाधनों के संरक्षण की, क्योंकि जल भी क्या है, हमारा एक संसाधन है और ये बहुत उपयोगी प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में क्या होगा, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, स्वयं मानव जाति का भी जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं। ठीक है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं, है ना। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जैसे
जल, वायु, है ना। तो ये क्या है, ये प्रतिदिन हम इनका उपयोग करते रहते हैं तो कभी ये ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इनका भी दुरुपयोग करेंगे तो आगे जा कर के ये क्या होगा, ये भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे वन है, ठीक, वायु है, अगर हम वायु को प्रदूषित करते रहेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे तो क्या है, नुकसान देगी हमें। ठीक, आगे देखिए, ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण क्या है, जो हमारे संसाधन हैं उनका अपनी विवेकपूर्ण यानी बुद्धिपूर्वक अपना उनका प्रयोग करना है। जितनी आवश्यकता उतना ही हमको प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जल को व्यर्थ बहा रहे हैं, है ना, इस प्रकार से नहीं। ठीक, तभी ये क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, देखिए, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो क्या है, संसाधन संरक्षण का अर्थ ये नहीं कि हम पूरी तरीके से क्या है, इसको रोक ही दें, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो जल है, जल की हमको आवश्यकता, मान लीजिए हम एक दिन में 2 लीटर पानी पीते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम आधा लीटर ही पानी पिएंगे, नहीं, कि आगे वाली पीढ़ी के लिए रखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसको हमें व्यर्थ जो है नहीं बहाना है। ठीक है, जैसे हम कहीं नहा रहे हैं तो हमको जो है अपना नल है खुला नहीं छोड़ देना है ना। जितनी आवश्यकता उतना ही हमको जल लेना चाहिए, लेकिन जो हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी लाभ इनसे प्राप्त हो सके, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। ऐसा विकास क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर यह विकास क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके क्षेत्र देखेंगे। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पहला, पृथ्वी की जीवन शक्ति और उसकी विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, इसका विकास क्षेत्र है। जो पृथ्वी की जीवन शक्ति है ना, जो जीवन शक्ति क्या है पृथ्वी की, ठीक है, जो जल है और इसका जो वन, ये वातावरण है, इसको शुद्ध तरीके से रखना, साफ स्वच्छता बनाए रखना, ये सभी चीज़ें होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, जल, वायु, वन, है ना, ये सभी क्या है, इनकी जो प्रयोग हैं, इनका हमको प्रयोग रोकना नहीं है, इनका दुरुपयोग करने से बचना है। ठीक है, जितनी आवश्यकता उतना ही हमको प्रयोग इनका करना चाहिए। तीसरा देखिए, पर्यावरण के प्रति क्या है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। ठीक है, जो पर्यावरण है उसके प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, यानी पर्यावरण के अनुकूल हमें क्या करनी चाहिए, क्रियाएं करनी चाहिए। जो ऐसी क्रियाएं जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालें उनका हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी जो हमारे आसपास का जो समुदाय है, ठीक है, उसको इस प्रकार जागरूक करना कि वह भी इनका प्रयोग कर सके और इन चीज़ों को समझ सके। ठीक है, उनमें जागरूकता का भाव पैदा करना। ठीक है, कि हमें पर्यावरण से क्या क्या लाभ है, अगर हम पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो क्या क्या हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं, तो इस प्रकार से लोगों को समझाना। अंतिम देखेंगे, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, जो मानव जीवन है उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सभी हमारे सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र हैं। तो प्यारे भैया बहनों, धन्यवाद, आपके चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक, अब कल हम इसमें अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा स्कोर देख लेंगे। क्या आप जानते हैं हमें, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। ठीक है, इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। ठीक है, तो भारत सहित कितने देश हो रहे हैं, जो 17 भारत देश जो अनेक देश हैं, है ना, उन्होंने 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। यानी 17 बिंदु इसमें दिए हैं सतत पोषणीय विकास के लिए। ठीक है, सतत पोषणीय विकास का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संसाधनों का प्रयोग करना। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है। ठीक है, 5P कौन कौन से देखिए, जैसे लोग, पीपल, ग्रह, प्लेनेट्स, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, शांति, पीस, और भागीदारी, पार्टनरशिप, है ना। तो पी से स्टार्ट होने वाले
जो 5 वर्ड हैं उन पर क्या है जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये 5P बोला जाता है। लक्ष्यों को क्या कहा गया है? 5P। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय यूएनएफसीसी के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी थी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों, ठीक है, गैर जीवाश्मी स्रोत मतलब जो जीवाश्म द्वारा प्राप्त नहीं होते। जीवाश्म कौन से होते हैं? जो सड़ गल करके ज़मीन में नीचे दब जाते हैं, है ना, उनके माध्यम से हमको जैसे खनिज हैं, तेल है, ये सारी चीज़ें हमको गैस हैं, ये प्राप्त होती हैं, है ना। लेकिन ये जीवाश्मी स्रोतों से अलग कौन कौन से हैं? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा, है ना, इनसे प्राप्त करने का वचन दिया है, ठीक है। तो प्यारे भैया बहनों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कल हम आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाएंगे। और जिस भैया बहन का ये चैप्टर नहीं समझ में आया हो तो इससे पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं।